हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में जो भी मासेस हैं, यूनिवर्स में जितने भी मासेस हैं, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में जो भी मासेस हैं, सबके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। According to Newton's law of gravitation, the force of attraction between two point masses is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them. That means अगर दो पॉइंट मासेस हैं, एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है, तो न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में जितने भी मासेस हैं, सब एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं और वह अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उसकी वैल्यू क्या होगी, जो फोर्स होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो फोर्स होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, m1 into m2। फोर्स जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। फोर्स जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Force is directly proportional to the product of the masses and force is inversely proportional to the square of distance between them। दोनों की बात मानते हुए आप लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 by r स्क्वायर के, m1 m2 by r स्क्वायर। अगर आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, जिससे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर प्रोपोर्शनल की साइन हटी तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, F इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर। F इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर। This is the magnitude of force. This is said to be gravitational force. This is the gravitational force. What is the value of g? G equal to आपका होगा 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kg स्क्वायर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में जो भी मासेस हैं, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया है कि फोर्स जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस की, और फोर्स जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों की बात मानते हुए आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा F इक्वल टू g m1 by r स्क्वायर। और इनके बीच में हमेशा अट्रैक्टिव, जितने भी मासेस हैं यूनिवर्स में, सबके बीच में फोर्स लगता है, और जो फोर्स लगता है वह अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। F इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर, g इक्वल टू 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अच्छा, आपने देख लिया दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अब अभी देख लेते हैं हम दो एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्वेश्चन में निकालते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इस पे तीनों कॉर्नर पे 3 पॉइंट मासेस हैं, m और m। ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे 3 कॉर्नर है, तीनों कॉर्नर पे हमने एक मास रख दिया। अब हम नेट फोर्स निकालते हैं, फाइंड द नेट फोर्स एट सी। फाइंड F net at C। सी पे नेट फोर्स निकालते हैं,
तो क्या करेंगे, सबके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। आप जानते हैं, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी जो होगा यह जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, दो मासेज है m और m, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, अगर साइड हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड ए ले लेते हैं, साइड ए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, जी m बाई जी m बाई ए स्क्वायर, जी m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, as shown in figure. Similarly, force on C due to A, force on C due to A क्या होगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी m बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ए है, जी m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों फोर्स सेम है, इसको F मान लेते हैं, ठीक है, दोनों फोर्स सेम है, इसका भी डायरेक्शन आपको फिगर में दिया हुआ है, एज शोन इन फिगर। आपको दिख रहा है कि दो वेक्टर क्वांटिटी है, और दो, इसका मैग्नीट्यूड भी F है, इसका मैग्नीट्यूड भी F है, इसका मैग्नीट्यूड F है, पड़ोसी का मैग्नीट्यूड भी F है, दोनों का मैग्नीट्यूड F है, और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो आप निकालेंगे, आप निकालेंगे नेट फोर्स F नेट, जो निकल के आएगा, नेट फोर्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स है C, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री, cos 60 क्यों, एंगल 60 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल 60 है, cos 60 की वैल्यू नेट फोर्स निकल के आ जाएगा आपका 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये आपका गया अंडर 3f, अंडर 3f, अंडर 3f, f की वैल्यू आपने निकाला ही है, नेट फोर्स जो आएगा आपका, नेट फोर्स जो आ रहा है √3f, √3 और f की वैल्यू आपने निकाला, क्या है f की वैल्यू, जी m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जी m स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, नेट फोर्स आपका आ गया, ये आपने नेट फोर्स निकाल लिया कि नेट फोर्स सी पे क्या लगा, ठीक है, इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में, ट्रायंगल के फॉर्म में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप जानते हैं, अगर n नंबर ऑफ मासेस हैं, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, किसी एक पे नेट फोर्स निकालना,
दिस विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी एक पे नेट फोर्स निकालना है, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से डिटरमाइन करेंगे। अगर मान लीजिए कि यह नंबर ऑफ मासेज हैं, हमें किसी पहले वाले पे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट हम क्या करेंगे? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। नेट फोर्स ऑन एनीवन इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट फोर्स एफ नेट ऑन वन पे नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? नेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस नेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस नेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस डॉट 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 नेट फोर्स ऑन n 1 ड्यू टू n। सबके द्वारा 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है सबको एक वेक्टर सम करेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी विल डिटरमाइन द नेट फोर्स। With the help of principle of superposition, we will determine the net force at any body. 1, 2, 3, 4, anyone. इसके बाद देखते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। केपलर के 3 रूल हैं। आज हम 2 रूल पढ़ेंगे केपलर के। Kepler's KEP Kepler's law of Kepler's law of planetary motion. Kepler's law of planetary motion. Kepler's law of planetary motion. Kepler's के 3 रूल्स हैं। पहला है Kepler's first law which is commonly known as law of orbit. सेकेंड है Kepler's second law which is commonly known as law of area. Kepler's first law is the law of orbit, law of area and law of periods. Kepler's first law Kepler's first law is law of Kepler's first law of orbits. Law of orbits. Kepler's first law of orbits. Law of orbit क्या कहता है? Kepler's first law क्या कहता है? This is the Kepler's first law is the law of orbits. Kepler's first law कहता है कि every planet revolve around the sun in an elliptical path. Every planet revolve around the sun in an elliptical path and sun lies at one of the foci of the ellipse. जो जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और सन किसी एक फोकस पे लाई करता है। Every planet revolve around the sun in an elliptical path and sun lies at one of foci of the ellipse. जितने भी प्लैनेट हैं सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट हैं सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। ये इलिप्स का ये मेजर एक्सिस होती है, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और इसको आप माइनर एक्सिस बोलते हैं। इसको माइनर एक्सिस और ये ओरिजिन होता है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक, तो सन का लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और सन जो है किसी एक फोकस पे लाई करता है। सन या तो आप यहाँ बैठा दीजिए देखो यहाँ, और जितने भी प्लैनेट हैं सन के चारों तरफ, अगर सन का मास m है, मास ऑफ द सन, और यहाँ पे आपका क्या है? ये प्लैनेट है जिसका मास स्मॉल है,
लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या करता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ कैसे घूमते हैं, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, और सन किसी एक फोकस पे लाई करता है, दोनों में से किसी एक फोकस पे लाई करता है। ये फोकस F1 मान लिया, ये F2 मान लिया, दोनों में से किसी एक फोकस पे सन को बैठा दिया। सेकेंड लॉ केपलर सेकेंड लॉ ऑफ एरिया, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। केपलर सेकेंड लॉ क्या है? केपलर सेकेंड लॉ से लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट, एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट, दिस इज द लॉ ऑफ एरिया। पहला लॉ आपको बता दिया था कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और सन किसी एक फोकस पे लाई करता है, यहाँ पे मान लिया सन है। और सेकेंड है कि लॉ ऑफ एरिया कहता है एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट, दैट मींस लाइन ट्रैवलिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मींस अगर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए देखा जाए, अगर टाइम यहाँ पे आपका प्लैनेट है जिसका मास m है और यहाँ पे सन है जिसका मास कैपिटल M है, अगर ये t टाइम में यहाँ आता है तो अगर यहाँ पे आप किसी भी टाइम इंटरवल t के लिए आप देखेंगे एरिया सेम आएगी। अगर टाइम इंटरवल t के लिए देखेंगे तो ये एरिया आपकी सेम आएगी। दिस इज द लॉ ऑफ एरिया, दिस इज द लॉ ऑफ एरिया। A1 अगर टाइम सेम है तो एरिया सेम होगा, A1 A2। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? एरियल स्पीड ऑफ dA upon dt इक्वल टू कांस्टेंट, dA upon dt इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द लॉ ऑफ एरिया, कांस्टेंट। या इसी को कह सकते हैं फ्रॉम गिवन डायग्राम A1 इक्वल टू A2, A1 इक्वल टू A2, टाइम अगर सेम है तो एरिया सेम होगा, दिस इज द लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो